अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमारे फीमेल एसएसटी बायोकेम के टेस्ट जो है वो ख़त्म हो गए थे। आज से फीमेल एसएसटी जनरल के एग्ज़ाम्स आपके स्टार्ट हुए हैं। तो ज़ोन 1 का एसएसटी जनरल फीमेल साइड का पेपर आज सुबह कंडक्ट किया गया था 3 जुलाई 2026 को। उसको डिस्कस करते हैं। हमें फुल पेपर तो नहीं मिल सका है, लेकिन स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चंस कलेक्ट करके हमें सेंड किए हैं उनमें से हमारे पास तकरीबन 25 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमें रिसीव हो चुके हैं। सो देखते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पेपर आ रहा है। अगर तो आप आज के पेपर में अपीयर हुए थे, तो आप हमें बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस मिसिंग हैं। ऑप्शंस हमारे पास तकरीबन रिसीव नहीं हुए हैं। जिन भी बच्चों ने हमें क्वेश्चंस भेजे हैं, वो सिर्फ सेंटेंसेस भेजे हैं, तो उसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चंस आज आए थे। तो अगर तो आप लोगों को टेस्ट में अपीयर हुए थे, अगर तो आपको ऑप्शंस याद हैं, करेक्ट स्टेटमेंट याद है या कोई मिस्टेक है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। सो इंग्लिश के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन जनरल साइड का पेपर आया था। कोई लिंग्विस्टिक्स या लिटरेचर में से क्वेश्चन नहीं आया था। जनरल इंग्लिश आई थी, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के काफ़ी क्वेश्चंस थे। सो ईडियम्स भी थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज ईडियम टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल जो ईडियम है, उसका मतलब बेसिकली ये होता है कि रात को देर तक जाग कर पढ़ना या कोई काम करना। तो अगर तो आपके पास ऑप्शंस में था टू स्टडी और वर्क लेट इनटू नाइट या इसी तरह का कोई ऑप्शन था, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वाज ईडियम टू बेल द कैट मीन्स। टू बेल द कैट ईडियम जो यूज होता है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई खतरनाक या मुश्किल काम करना हो, तो उस काम की जिम्मेदारी लेना, रिस्क उठाना किसी डेंजरस काम को करने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टू टेक द रिस्क और परफॉर्म अ डेंजरस और डिफिकल्ट टास्क। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन सोनेट। सोनेट जो है, सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं, तो उसमें 14 लाइंस होती हैं बेसिकली। उसको सोनेट कहा जाता है। सो 14 वाज द करेक्ट आंसर। देन एंटोनाइम ऑफ एम्बेलिश पूछा गया था। एम्बेलिश की मीनिंग होती है किसी चीज़ को डेकोरेट करना, किसी चीज़ को एनहांस करना, ब्यूटीफाई करना। तो अगर तो इसका अपोजिट हम देखें, तो किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, रिड्यूस कर देना, कम कर देना या सिंप्लीफाई कर देना। तो इस तरह के इसके एंटोनाइम्स हो सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस में क्या थे वो आप लोग बता सकते हो। तो इसके जो मोस्ट कॉमन एंटोनाइम्स हैं वो या तो डिमिनिश, सिंप्लीफाई, रिड्यूस या लेसन कर देना, कमी कर देना। देन नेक्स्ट वाज साइनोनाइम ऑफ अक्यूट। अक्यूट का जो मीनिंग होती है बेसिकली वो ये है कि कोई शदीद तर कोई चीज़ हो, इंटेंस बहुत ज़्यादा, कोई इंटेंस या एक्सट्रीमली सीरियस कंडीशन हो, उसको अक्यूट कहते हैं। तो इसका होगा शार्प, सीवियर या एक्सटेंस या एक्सट्रीम। तो ये इसके साइनोनाइम्स होंगे। देन नेक्स्ट वाज एंटोनाइम ऑफ रिप्रेस। रिप्रेस का एंटोनाइम पूछा गया था। तो रिप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को दबाना, काबू में रखना, सप्रेस कर देना किसी चीज को। तो इसका जो एंटोनाइम होगा वो होगा किसी चीज को जाहिर करना, रिवील करना, एक्सप्रेस करना, इजहार करना। तो इस तरह के अगर आपके पास ऑप्शंस थे, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी थी। ही इज इंटरेस्टेड ब्लैंक साइंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रीपोजिशन आएगी वो आएगा इन। ही इज इंटरेस्टेड इन साइंस। देन नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस में काफी सारे सेंटेंसेस थे। तो उसमें से अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो सेंटेंस की क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि आइडेंटिफाई द कंडीशनल सेंटेंस। मीन्स आपको काफी सारे सेंटेंसेस दिए हुए थे, उसमें बताना था कि कंडीशनल सेंटेंस कौन सा होता है, कौन सा है। तो अगर तो इफ लगा हुआ है, उसके साथ कोई कंडीशन लगी हुई है और उसके साथ रिजल्ट बताया जा रहा है, तो वो आपका कंडीशनल सेंटेंस होगा। जैसे ये आपके पास है, इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया का सफर करता। तो या तो अगर तो ये पूछा गया था कि कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस होगा।
लेकिन अगर ये पूछा गया है कि ये सेंटेंस कंडीशनल है, इसकी टाइप बताएं कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, तो हमारे पास बेसिकली कंडीशनल सेंटेंसेस की 4 टाइप्स होती हैं। जीरो टाइप, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप। जीरो टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें कोई एक साइंटिफिक फैक्ट बताया जाता है कि जैसे सपोज करें, अगर मैं जो है पानी को बॉयल करूंगा तो वो 100 डिग्री पे बॉयल होगा। ठीक है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। और दूसरा हमारे पास होता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। उसमें क्या होता है, उसमें रियल फ्यूचर सिचुएशंस बताई, जैसे कि अगर मैंने इस काम के लिए मेहनत की तो जो है मैं पास हो जाऊंगा, अगर मैंने स्टडी की अच्छे से तो मैं पास हो जाऊंगा, इसको फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इमेजिनरी सिचुएशन है, इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल दी वर्ल्ड, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसको हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे। तो इसकी जो कंडीशनल सेंटेंस की टाइप कौन सी थी, ये था आपका सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। तो आपके पास एग्जाम्स में ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन था वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देन नेक्स्ट वाज चेंज द वॉइस, डू नॉट डिस्टर्ब द गेस्ट्स, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था, तो उसका आंसर होगा लेट द गेस्ट्स नॉट बी डिस्टर्ब्ड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देन कुछ क्वेश्चंस उर्दू के कलेक्ट हुए हैं। उर्दू का पहला जो है वो साहिब दीवान शायर कौन था, तो उर्दू का जो पहला साहिब दीवान शायर जो था वो वली दखनी था, जिसका जो फुल नेम है वो वली मोहम्मद वली कहलाता है, वली मोहम्मद वली। और इनको ही जो है वो बाबा उर्दू गजल भी कहा जाता है, बाबा उर्दू गजल कहा जाता है वली दखनी को। तो पहले साहिब दीवान शायर जो उर्दू के थे वो वली दखनी थे। अगर तो वली मोहम्मद वली आपके पास ऑप्शंस में था तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वाज नॉवल अमराव जान अदा का मरकजी किरदार कौन है, तो जो नॉवल है हमारे पास अमराव जान अदा, उसका मरकजी किरदार भी अमराव जान अदा ही थी। और उसका जो असली नाम था बेसिकली वो अमीरन था, और बाद में उसको जब किडनैप किया गया था तो उसके बाद उसका नाम अमराव जान अदा रखा गया था। इसी पे ये नॉवल है, यही इसका मरकजी किरदार है। तो अगर तो आपके पास ऑप्शंस अमीरन था तो ये करेक्ट होगा, अगर तो अमराव जान अदा था तो यही करेक्ट होगा। और ये जो नॉवल लिखा था वो मिर्जा हादी ने लिखा था, मिर्जा हादी ने लिखा था। देन नेक्स्ट वाज हयात जावेद किसकी तसनीफ है या किस शख्सियत की स्वाने है। अब कुछ स्टूडेंट्स ने हमें भेजा है कि क्वेश्चन था हयात जावेद किसकी तसनीफ है, कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि हयात जावेद किस शख्सियत की स्वाने है। तो किसकी तसनीफ है मीन्स किसने लिखा है, ऑथर कौन है, तो ये लिखा है अल्ताफ हुसैन हाली ने। और कौन सी शख्सियत की स्वाने है, इट मीन्स ये इस बुक में किस पर्सनैलिटी की बायोग्राफी बताई गई है, तो इस बुक में हयात जावेद में सर सैयद अहमद खान की बायोग्राफी बताई गई है। तो ये किसकी स्वाने हयात किसकी है, ये सर सैयद अहमद खान की है। तो इसके ऑथर जो है वो अल्ताफ हुसैन हाली है, और ये बायोग्राफी है किसकी, सर सैयद अहमद खान की। देन नेक्स्ट था अंगारे किसकी तसनीफ है, अंगारे का राइटर कौन है, तो अंगारे को अगर हम देखें बेसिकली तो इसके टोटल 4 ऑथर्स हैं जिन्होंने मिलकर ये बुक लिखी थी। तो उसमें एक तो सज्जाद ज़हीर आते हैं, दूसरे अहमद अली आते हैं, तीसरे रशीद जहान हैं, और चौथे महमूदुल ज़फ़र हैं। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर आपके पास था तो वो करेक्ट होगा, लेकिन अगर सिर्फ सज्जाद ज़हीर था तो सज्जाद ज़हीर को ही कॉमनली जनरली इसको अंगारे का ऑथर इसको माना जाता है। मोस्टली एमसीक्यूज में आपके पास यही आता है। देन नेक्स्ट वाज अल्लामा इकबाल की तसनीफ रमूज़ बेखुदी का बुनियादी मौजू या मकसद क्या है। तो अल्लामा इकबाल की जो तसनीफ रमूज़ बेखुदी, उसका जो बुनियादी मौजू था वो बेसिकली बेस्ड थी मिल्लत इस्लामिया, इज्तमाई ज़िंदगी और कौमी यकजहती इसके मौजू थे। सो अगर तो इस टाइप का कोई भी आपके पास ऑप्शन था तो वो करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट सम क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल साइंस, विच पार्ट ऑफ टीथ कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, दांत का वो कौन सा हिस्सा है जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं। तो वो हमारे दांतों के अंदर जो आपका जो इनर पार्ट होता है जिसको पल्प कहा जाता है, उसी में ही ब्लड वेसल्स, नर्व्स और टिश्यूज होते हैं। तो पल्प में होती हैं ये, तो पल्प वाज द करेक्ट आंसर। देन व्हेन मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट इट्स एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब अगर तो कोई मूविंग बॉडी है
वो रेस्ट पे आ रही है, स्टॉप हो रही है, ठीक है? तो सपोज करें कोई गाड़ी है, जैसे आपकी आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, मूव कर रही है। आप उसको स्टॉप करना चाह रहे हैं, तो इसकी एक्सीलरेशन जो है वो इसकी स्पीड एकदम से तो कम नहीं होगी। आप ब्रेक अप्लाई कर करके आहिस्ता 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 गाड़ी को रोकेंगे, तो इसमें क्या होती जाएगी, बेसिकली वेलोसिटी या स्पीड जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। और जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपकी जो एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव एक्सीलरेशन कहलाती है। तो जब भी कोई मूवमेंट में कोई बॉडी है और वो रेस्ट पे आना चाह रही है, आ गई है, तो उसकी एक्सीलरेशन को हम कहेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन, और इसको हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। Then next was some questions from GK section. Smallest lake in the world पूछी गई थी। अब कोई particular smallest lake literature में reported तो नहीं है, लेकिन जिसको commonly consider किया जाता है वो बैंक्सी लेक है, जो कि चाइना में है। और इसका जो हम देखें कि इसका जो about इसकी जो measurement है वो around 15 square meters only। तो इसको कंसीडर किया जाता है स्मॉलेस्ट लेक। और अगर तो आपसे एग्जाम में आता है कि लार्जेस्ट लेक कौन सी है इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया, तो वो आपका हो जाएगा कैस्पियन सी। इसको लार्जेस्ट लेक माना जाता है। और डीपेस्ट लेक जो होती है वो लेक बेकल होती है। वो भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट वाज व्हाट इज द ऑफिशियल अपॉइंटमेंट डेट ऑफ जनरल यया। अब ऑफिशियल अपॉइंटमेंट डेट जनरल यया की या तो ये पूछी गई थी कि वो प्रेसिडेंट कब बने थे, या तो ये पूछी गई होगी कि वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कब बने थे। तो ऑफिशियली जनरल यया जो हैं वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट डेट इनकी 25 मार्च 1969 थी। जबकि ऑफिशियली प्रेसिडेंट कब ये हुए थे, वो 31 मार्च 1969 को हुए थे। तो अगर तो आपके पास जो पूछा गया था प्रेसिडेंट का, तो 31 मार्च होगा। अगर तो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का पूछा गया था, तो 25 मार्च 1969। Then objective resolution became part of constitution through which amendment। कौन सी amendment के तहत objective resolution को constitution का हिस्सा बनाया गया था, तो वो 1985 की 8th अमेंडमेंट में जो है वो आर्टिकल 2A के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था। तो 8th अमेंडमेंट वाज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट जीडीपी का क्वेश्चन था। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान की, उसमें तकरीबन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज तीनों जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन जो जनरली मेजर पोर्शन जो पाकिस्तान की जीडीपी का जो है वो किससे रिलेटेड है, वो सर्विसेज से रिलेटेड है। ऑलमोस्ट 50% जीडीपी पाकिस्तान की सर्विसेज के थ्रू होती है, देन एग्रीकल्चर, देन इंडस्ट्री। देन नेक्स्ट इस्लामियात का एक क्वेश्चन रिसीव हुआ है हमें सिर्फ। हदीस दैट इज नरेटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ नरेटर्स। एक ऐसी हदीस जिसको काफी सारे नरेटर्स ने बयान किया हो और जिसके फेक होने की कोई चांसेस ही ना हो, उसको मुतवातिर हदीस कहा जाता है। सो मुतवातिर वाज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव कलेक्टेड सम क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसमें मोस्टली एरियाज और यही चीजें पूछी गई थी, तो इनके लिए आपको फार्मूलाज पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन था, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ द साइड लेंथ इज 15। साइड की लेंथ आपको बताई गई थी कितनी, 15 बताई गई थी। एरिया फाइंड आउट करना था स्क्वायर का। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है एस स्क्वायर। एक साइड की लेंथ की वैल्यू हमें दी हुई थी 15, एस की वैल्यू 15, 15 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 225। तो अगर तो आपके ऑप्शंस में 225 था तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन रिसीव हुआ है उसमें स्क्वायर की एरिया दी गई थी 154, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना था। तो पेरीमीटर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। अब साइड की जो लेंथ होती है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। हमें साइड नहीं दी हुई, हमें स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है। तो हमें पता है कि जो एरिया हमें क्या चीज मिला हुआ है, एरिया हमें मिला हुआ है 154। और एरिया होता क्या है, एरिया इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर। तो बेसिकली हमें एस स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है कितनी, एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। यहाँ से हम एस की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर को खत्म कैसे करेंगे, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा आपका 144 का स्क्वायर।
अब अगर हम 154 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट आंसर आ जाता है 12.4। हमें एस की वैल्यू मिल गई। अब हम पेरीमीटर का फार्मूला यूज करेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4s। एस की वैल्यू हमें क्या मिली, 12 मिली या 12.4 मिली। तो 12.4 को एग्जैक्ट अगर हम करेंगे तो 12.4 इंटू 4 आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 49.6। तो अगर तो आपने राउंड ऑफ करके किया होगा तो अराउंड 50 आपका आंसर आएगा या 49.6 आएगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि आपके पास ऑप्शंस में क्या था, लेकिन फार्मूला यही था अगर तो पेरीमीटर पूछा गया था तो, क्योंकि स्टूडेंट्स कभी कभी हमें क्वेश्चंस बताने में भी गलती कर देते हैं। Then next was, if the area of circle is 154, find its radius। सर्कल का एरिया दिया हुआ है और हमें जो है क्या करना है, इसका रेडियस बताना है। तो सर्कल का एरिया जो निकलता है, बेसिकली सर्कल के एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमें एरिया दिया हुआ है, हमें रेडियस मालूम करना है। तो एरिया हमें क्या दिया हुआ है, एरिया हमें मिला हुआ है 154 और पाए की जगह पे अगर हम 22/7 रखें इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये 7 यहाँ पे डिवीजन में है, यहाँ आके किस में आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। इज इक्वल्स टू यहाँ बाकी क्या बचा, 22 इंटू R2। अब ये 22 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इस साइड आकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 अगर हम आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो सिंपली यहाँ पे आर, इन दोनों का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 49 और 49 का अंडर रूट क्या आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे आपका रेडियस क्या निकल के आया, 7 निकल के आया। ओके, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, यही सेम एरिया दी हुई थी, डायामीटर फाइंड आउट करना था। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, और डायामीटर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायामीटर इज इक्वल्स टू 2r। तो यहाँ पे अगर तो आपके पास वैल्यू दूसरी होती तो आप रेडियस दोबारा से मालूम करते, लेकिन अभी हमने पिछले जो क्वेश्चन में हमें एरिया दी गई थी 154, वहां पे हमने रेडियस मालूम किया तो क्या आया था, 7। अब वही हम रेडियस की जगह पे रखेंगे, 2 इंटू 7, हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 14। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 14 होगा। ओके, देन नेक्स्ट भी इसी में से क्वेश्चन पूछा गया था कि एरिया जो है वो 154 है, इसका सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करें। तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इससे हम सबसे पहले क्या चीज कैलकुलेट करेंगे, रेडियस। रेडियस हमें मिल जाएगा 7 जो हमने पीछे कैलकुलेट की। और अब हम निकालेंगे इसका सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 2 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू क्या मिली हमें, 7। तो ये 7 एंड 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 22 इंटू 22 आपका आंसर आ जाएगा 44। तो अगर तो आपके ऑप्शंस में 44 था तो दिस वाज द करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच। अगर तो आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक थी, या अगर तो आपको कोई ऑप्शंस याद है, या कोई दूसरा क्वेश्चन अगर आपको याद है, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।